हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवेंद्र कुमार है और आज के इस कैरियर काउंसलिंग वीडियो में मैं आप लोगों के जो यूपीएससी का नोटिफिकेशन आया है ईपीएफओ का, जिसके तहत असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और ईओ ऑब्लिक एओ की सिलेक्शंस की नोटिफिकेशंस जारी की गई है। मैं बताऊंगा एग्जाम में बैठने के लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपका एज कितना होना चाहिए, एग्जामिनेशन फीस कितना है, एग्जामिनेशन के सिलेबस क्या है, टोटल वैकेंसी कितनी है और एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। साथ में मैं आप लोगों को ये भी जानकारी दूंगा कि फ्यूचर में जब आप इसमें भर्ती होंगे तो आपका करियर प्रोफाइलिंग कैसा होगा, आपका प्रमोशन क्या होगा, आपका पे स्केल क्या होगा, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। और साथ में जो सिलेबस में डिफरेंस है बाकी एग्जामिनेशन से वो भी बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि यूपीएससी नोटिफिकेशन क्या आया है और इससे आपको क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कि आखिर इस एग्जामिनेशन में क्यों बैठना चाहिए। तो चूंकि यह यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है एग्जामिनेशन, नंबर 2 इसमें जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो लगभग यूपीएससी के बराबर ही होगा। जो सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन होते हैं उतना टफ नहीं होगा लेकिन उसके आसपास होगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, आपको एक मॉक टेस्ट के रूप में भी काम आएगा। अगर आप सफल हो जाते हैं तो आपको एक कैरियर भी देगा, एक सिक्योरिटी भी देगा, प्लस इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं और ज्वाइन नहीं भी करते हैं तो जब यूपीएससी का डैफ आप भरेंगे सिविल सर्विसेज का, उसमें आप एक अचीवमेंट के रूप में इसको दिखा सकते हैं। तो मेरा जो भी विद्यार्थी, चाहे वो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि आप इस परीक्षा में जरूर शामिल हो और परीक्षा फॉर्म जरूर भरें। तो अब हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या निकला है। नोटिफिकेशन अभी निकला है। नोटिफिकेशन का जो नंबर है वो नंबर है 51/2005 और इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है वो 2 पोस्ट हैं जिनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। जो नोटिफिकेशन का नंबर 1 है उसके तहत जो वैकेंसी निकाली गई है वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए और अकाउंट ऑफिसर के लिए निकाली गई है। ये एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत ही है। यह जूनियर लेवल का है जो लेवल 8 में आएगा। और जो आपका असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है वो नोटिफिकेशन नंबर 2 में निकला है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो टोटल वैकेंसी आई है वो 480 वैकेंसी आई है इस पोस्ट के लिए। और इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इस परीक्षा के लिए आप एलिजिबल हैं। नंबर 2 इसमें जो एज है वो मैक्सिमम एज 30 इयर्स का दिया। इसके अलावा जो SC ST हैं, जो OBC हैं, जो डिसेबल हैं, उनके लिए जिस तरह से छूट रहती है वो छूट इसमें दिया गया और जिसे हम आगे देखेंगे। साथ में जो लेवल रहेगा इसमें वो लेवल पे स्केल का लेवल 8 रहेगा, अर्थात लेवल 8 में जो ग्रेड पे होता है वो 400 का होता है। तो ये रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, तो ये जो पोस्ट होगा उस पोस्ट का जो ड्यूटी होगी वो रहेगा इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर को जो काम रहेगा वो जो भी इन्फोर्समेंट रिलेटेड चीज है, जो रिकवरी रिलेटेड चीज है, जो अकाउंटेंट की रिलेटेड चीजें हैं, उन सभी चीजों को, जो लीगल वाला एस्पेक्ट है या पेंशन वाला एस्पेक्ट है, वो सारी चीजें देखनी होगी जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन है उसके तहत। तो ये इनकी डिटेल्स हैं। अगर हम देखें, अब जिसकी हम बेसिकली बात कर रहे थे वो है उसका नोटिफिकेशन नंबर 2 है। उस नोटिफिकेशन नंबर 2 में जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का पोस्ट है उसकी जो नोटिफिकेशन निकाली गई है उसमें 159 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है? 159 वैकेंसी नोटिफाई की गई है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी दिया हुआ है। SC में 25, ST में 12, OBC में 38, EWS में 16 और अनरिजर्व में 68 वैकेंसी दी गई है। तो इतनी वैकेंसी दी गई है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं क्या है। तो ये सबसे पहले देखते हैं पे स्केल क्या है। पे स्केल लेवल 10 है। लेवल 10 अभी जो सिविल सर्विसेज में भी आपकी भर्ती होगी तो लेवल 10 में ही होगा। इसमें जो प्रमोशन प्रोस्पेक्टिव है वो काफी फास्ट है, उतना प्रमोशन प्रोस्पेक्टिव इसमें फास्ट नहीं होगा, जिसके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। तो लेवल आपका 10 में होगा भर्ती। एज जो है मैक्सिमम एज 35 इयर्स है। फिर SC ST OBC के लिए जो छूट है वो छूट इस पर भी लागू रहेगी। प्लस ये जो पोस्ट कहलाएगा ग्रुप A नॉन मिनिस्टीरियल पोस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ग्रुप A नॉन मिनिस्टीरियल पोस्ट कहलाएगा।
इस पोस्ट को बोलते हैं नॉन मिनिस्ट्रियल ग्रुप ए। तो ग्रुप ए पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएट हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो इसमें डिटेल्स दिया है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कंपनी लॉ में, लेबर लॉ में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इन सब में अगर आपने किया है तो आपको एडवांटेज रहेगा, क्योंकि इस तरह के नेचर है जॉब का जिसमें कि इन चीजों की जरूरत पड़ती है, लेबर लॉ रिलेटेड, कंपनी लॉ रिलेटेड और अकाउंटिंग का भी इशू रहता है। तो इसको अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो ये आपको फायदा ही देगा। जैसा कि ड्यूटी उसमें भी था उसी तरह का है, इन्फोर्समेंट का है, रिकवरी का है, अकाउंट्स का है, एडमिनिस्ट्रेशन का है, कैश है, लीगल है, पेंशन है एंड कंप्यूटर बेस्ड है, व्हिच इंक्लूड्स योर स्टैट्यूटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। तो ये आपके बेसिक फंक्शन है। असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के रूप में, एपीएफसी के रूप में आप ये काम करेंगे। आपकी पोस्टिंग का क्या रहेगी? तो जो आपकी पोस्टिंग प्लेस रहेगी वो ऑल इंडिया लेवल पे रहेगी। पूरे इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, तो ये भी एक अच्छी ऑल इंडिया एक्सपोजर आपको रहेगा। इसमें किसके अंदर आता है? तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आता है, जो बेसिकली इस मिनिस्ट्री के तहत ही आपकी नियुक्ति होगी। इसका जो डेट है, अब अगर हम देखते हैं उसके बारे में, तो डेट जो खुला हुआ है अभी आज के डेट में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। 25 फरवरी से पोर्टल अप्लाई करने के लिए खुला हुआ है। वो लास्ट डेट, क्लोजिंग डेट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है 17 मार्च इसकी लास्ट क्लोजिंग डेट है। तो बहुत कम दिन है, आप आसानी से जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आप इसका अप्लाई कर दें। अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई इसका ऑनलाइन होगा। जो एज का रिलैक्सेशन है वो SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल रहेगा। एज लिमिट जो है, जो एम्प्लॉय ऑलरेडी EPFO ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उनके लिए 5 साल रहेगा। जो रिजर्व कम्युनिटी है वो वही रिजर्व कम्युनिटी काउंट किए जाएंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में है। जो सेंट्रल लिस्ट जो होती है वो लिस्ट में अगर आप OBC में है तभी, या SC ST में है तभी आपको उसमें काउंट किया जाएगा। इसमें जो जब आपकी भर्ती हो जाएगी तो प्रोबेशन पीरियड जो होता है ट्रेनिंग के टाइम, वो 2 साल का रहता है। एग्जामिनेशन कैसा होगा? तो एग्जामिनेशन पेपर और पेन बेस्ड होगा, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा। जैसे रेलवे में आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन देते हैं तो एग्जामिनेशन पेन पेपर, जैसा कि सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में पेन पेपर पे एग्जामिनेशन होता है, वही एग्जामिनेशन यहाँ पे भी होगा। अगर हम सिलेबस की बात करें तो इन्फोर्समेंट जो ऑफिसर है या अकाउंट ऑफिसर है, दोनों इंटरचेंजेबल है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर है वही अगले पोस्टिंग में एज ए अकाउंट ऑफिसर काम करता है, फिर अगली बार जब वो जाता है तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर के रूप में उसकी पोस्टिंग होती है। तो ये इंटर एरिया चेंज होता रहता है इनका डेजिग्नेशन। अब हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में थोड़े से डिफरेंस है। जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर के सिलेबस है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और EO सिलेबस है, उसमें थोड़े से अंतर है। तो देखते हैं स्कीम क्या है। तो इसमें जो टेस्ट होगा वो 2 घंटे का होगा। जो मार्क्स होंगे वो इक्वल मार्क्स होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसके। टेस्ट किस तरह का होगा? तो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस इसमें होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। और नेगेटिव मार्क कितने का होगा? नेगेटिव मार्क 1/3 होगा। अर्थात अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 आपके सही आंसर डिडक्ट कर दिए जाए। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में जनरल इंग्लिश है, बड़ा हाई फाई नहीं होता। 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड की अगर बेसिक अंग्रेजी आपको आती है तो आसानी से आप इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। जो इंडियन अगर हिस्ट्री की बात करें तो फ्रीडम स्ट्रगल पे फोकस है इसमें, खासकर मॉडर्न इंडिया को आप पढ़ लीजिए अच्छे से तो आपका काम इसमें हो जाएगा। करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट इवेंट से जो यूपीएससी की क्वेश्चन पूछने की प्रक्रिया है, जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है वो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि करंट बहुत ही वास्ट है और उसमें लगभग सारी एस्पेक्ट कवर हो जाते हैं। किसी भी सब्जेक्ट का जो दायरा है वो बहुत बड़ा हो जाता है करंट अफेयर्स में। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी है, साथ में जनरल अकाउंटिंग है, जो जनरली आपको सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में नहीं होता है, वो यहाँ पे है। और एक नया टॉपिक भी आप देख रहे हैं, वो है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चूंकि लेबर लॉ को ही इन्फोर्स करना है, उसी से रिलेटेड काम है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि फ्यूचर में इस पे मैं एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आप लोगों को जो बेसिक जानकारी है इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ के बारे में वो हो जाए। इसके अलावा जनरल साइंस एंड नॉलेज है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, जो आज का हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, और साथ में सोशल सिक्योरिटी है। सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? सोशल सिक्योरिटी का मतलब है जितने भी तरह के भारत सरकार या राज्य सरकार जो स्कीम्स चलाती है, चाहे वो किसान के लिए चला रही हो, चाहे वो
ओल्ड एज के लिए पेंशन की स्कीम चला रही हो, महिलाओं के लिए चला रही हो, बच्चों के लिए चला रही हो, वो सारे स्कीम्स जो है वो सोशल सिक्योरिटी हमारा नेटवर्क है उसके अंतर्गत फॉल करता है। तो उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे पीएम किसान है, फार्मर को एक इनकम सपोर्ट प्रदान किया जाता है, तो उस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। वेटेज क्या है? तो वेटेज 75-25 का है। सपोज 300 नंबर का अगर रिटर्न है तो 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो ये 75-25 का वेटेज के आधार पे इसमें सिलेक्शन होगा। अगर अब हम नोटिफिकेशन 2 की बात करते हैं, जिसमें कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर सेम रहेगा, एग्जामिनेशन भी 2 घंटे की होगी, क्वेश्चन जो होगा वो इक्वल मार्क्स का होगा, मल्टीपल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, और 1/3 इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होंगे। अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न वैसे ही पेन पेपर पे होगा। सिलेबस की बात करें तो जनरल इंग्लिश यहाँ भी है, यहाँ पे इंडियन कल्चर ऐड कर दिया गया है, हेरिटेज, ये 2 चीजें इसमें ऐड कर दी गई है। साथ में पॉपुलेशन है, डेवलपमेंटल एंड ग्लोबलाइजेशन है, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रेजेंट ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी के क्वेश्चंस आजकल काफी पूछे जा रहे हैं। अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ एंड इंश्योरेंस, ये जो टॉपिक्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी, और इसके लिए अलग से थोड़ी सी तैयारी करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यह नॉर्मल लीग से थोड़ा हटके है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एज इट इज सभी एग्जामिनेशंस में आजकल पूछे जा रहे हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस रहेंगे। सोशल सिक्योरिटी जो मैंने अभी आपको बताया वो इसमें भी रहेगा, जो सरकार के डिटेल्स हैं, जो सरकार की डिफरेंट वेलफेयर स्कीम है वो सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क के अंतर्गत आती है। वेटेज की बात करें तो यहाँ भी वैसे ही है, 75 और 25 का रेशियो है। जो रिटन एग्जामिनेशन है उसमें 75% वेटेज है, और जो इंटरव्यू है उसमें 25% वेटेज है। अगर 300 रिटन में है, 100 इंटरव्यू में है, टोटल 400 नंबर रखेंगे। अगर हम सेंटर्स की बात करें तो टोटल इनके जो सेंटर्स हैं वो लगभग 54 सेंटर्स दिए गए हैं, 54 सेंटर्स। और इसमें भी कहा गया है कि ये सेंटर जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे रहेगा। तो अगर आप फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस पे इसमें सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे, तो आप इमीडिएटली जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इसमें एप्लीकेशन डाल दें, ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, ताकि आपको जो सेंटर चॉइस का है वो आसानी से मिल जाए। डिसेबिलिटी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। डिसेबिलिटी में दिया गया है कि जो डिसेबिलिटी है उनके लिए क्या क्या एडवांटेज है, उनको क्या क्या बेनिफिट दिए जाएंगे, उनके लिए क्या फैसिलिटेट किया जाएगा, उसका डिटेल्स इसमें दिया गया है। उसमें 40% प्लस डिसेबिलिटी होनी चाहिए, और स्क्राइब भी इनको दिए जाएंगे। इंस्ट्रक्शन इसमें है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो आप देख लीजिए, इसमें ऑलरेडी डिटेल्स दिए हुए हैं। एज लिमिट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की डिटेल्स हमने बता दी है। आप अगर डिजायर आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशंस नहीं है, जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस फितूर में ना रहें, इसमें ना रहें कि हमारे पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमबीए नहीं है, या लॉ नहीं है, या मैंने बाकी चीजें नहीं की है तो मैं अप्लाई ना करूं, ऐसा ना करें। अगर आपके पास प्लेन ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट है, पास है आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप जरूर अप्लाई करें। ठीक है, डिजायरेबल जो है आपको एडवांटेज जरूर देगा, इंटरव्यू में एडवांटेज देगा, आपकी फाइनल सिलेक्शन में एडवांटेज देगा। लेकिन अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और नॉर्मल एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी है, तब भी आप सिलेक्ट हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। जिस तरह से डैफ आता है डिटेल एप्लीकेशन सिविल सर्विसेज में, वैसा ही रिटन जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपके पास डैफ आएगा, और डैफ आपको भरना होगा। जो एप्लीकेशन फी है वो 25 रुपए है। अगर दोनों एग्जामिनेशन में आप बैठना चाहते हैं तो 25 प्लस दोनों अलग अलग से पे करने पड़ेंगे, 50 रुपए हैं। SC/ST के लिए फ्री है, लेकिन SC/ST PWD और वुमेन के लिए फ्री है, लेकिन अगर आप OBC हैं तो आपको फी पे करना है, तो ये ध्यान रखें। ठीक है, और आप फी जरूर पे करें। एक्स सर्विसमैन और कमीशन ऑफिसर्स के लिए जो बेनिफिट है एज का 5 इयर्स का, वो दिया जाएगा। लेकिन अगर आप पहले एक बार कभी अवेल कर चुके हैं किसी और सर्विस के लिए, तो दोबारा बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। साथ में ये भी डिटेल दिया गया है, अगर आप एक्स सर्विसमैन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको किससे सर्टिफिकेट लाने की जरूरत पड़ेगी। साथ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जैसे मान लीजिए आप रेलवे में काम कर रहे हैं या भारत सरकार की किसी और जगह पे काम कर रहे हैं, तो आपको 5 साल का एज का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वो 5 साल का जो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो आप ध्यान रखें, और अगर आपका एज उस ब्रैकेट में है तो इसका फायदा लेते हुए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिक चीजें थी जो मैंने आप लोगों को बताई। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी उसके बारे में बता देते हैं। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर
ये दो चीज की आपको जरूरत पड़ेगी, प्लस एक आइडेंटिटी प्रूफ की जरूरत पड़ेगी जिसमें आपका फोटो लगा हो। तो ये तीन चीजें आपके पास होनी चाहिए। फोटो का साइज भी दिया हुआ है कि कितना केबी का फोटो होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है, इसका ध्यान रखें। लेकिन जब आप फॉर्म भरें तो उसका एक प्रिंट आउट जरूर रखें, क्योंकि वो आपको बाद में काम आएगी रेफरेंस के रूप में। लेकिन वो हार्ड कॉपी जो आप प्रिंट करेंगे वो यूपीएससी को भेजने की जरूरत नहीं है, ये भी आप ध्यान रखें। जिस समय इंटरव्यू के लिए आप कॉल किए जाएंगे, अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा और आप इंटरव्यू के लिए कॉल भी किए जाएंगे। तो जिस समय आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा उस समय कुछ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स हर एग्जामिनेशन, हर इंटरव्यू के टाइम आपको जरूरत पड़ती है। जैसे 10th का सर्टिफिकेट है, इसके आधार पे आपकी जन्म तिथि की जो ऑथेंटिसिटी है वो देखी जाती है, वैलिडेशन देखी जाती है। तो 10th का जो सर्टिफिकेट है वो, अगर आपने डिग्री डिप्लोमा कुछ किया है अलग से डिजायरेबल एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, तो वो बाकी जो अगर क्वालिफिकेशन आपने डाला है वो सारी चीजें देनी होगी। बाकी जो डिटेल्स इसमें दिए गए हैं, इसमें सभी लोगों को फॉर्म भरने के लिए डिटेल्स दिए गए हैं। इसको जरूर एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ लें ताकि आपको बेसिक जानकारी सभी चीजों की हो जाए। बाकी इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं वो सारे इंस्ट्रक्शंस एग्जामिनेशन हॉल के बारे में दिए गए हैं। एक यहाँ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है रिगार्डिंग ईमेल आईडी, क्योंकि जो कम्युनिकेशन है आज के डेट में वो ऑनलाइन कम्युनिकेशन होता है। तो अपना जो मोबाइल नंबर आप दें और जो ईमेल आईडी दें उसको थोड़ा ध्यान रखें, उसमें क्या नोटिफिकेशन आ रहे हैं उसका भी ध्यान रखें। और जब भी आपको एग्जामिनेशन के डेट आएंगे, आगे की जो प्रक्रिया होगी उसमें आपको डिटेल्स बताए जाएंगे। अब चलिए देखते हैं कि इसमें प्रमोशन क्या है। दोनों में ही जो एनफोर्समेंट ऑफिसर ऑब्लिक अकाउंट ऑफिसर है और जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है उस पे हम देखते हैं। तो जो हम पहले जो प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है उसके बारे में देखते हैं। इनकी भर्ती कहाँ होती है? इनकी भर्ती जो होती है वो लेवल 10 में होती है। लेवल 10 जो कि पहले ग्रेड पे 5400 हुआ करता था, आज के डेट में लेवल हो गया है, तो उसमें भर्ती होती है। ठीक है। और जो अभी बेसिक होता है वो 56,100 लेवल 10 में शुरू होता है। इसके अलावा आपको डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, ये सारी अलाउंसेस मिलेंगे। तो अच्छा खासा सैलरी आपको इसमें बन जाता है। 5 साल के बाद आपके जो प्रमोशंस होंगे वो ओरिजिनल कमिश्नर 2 के रूप में होगा, और 9 साल के बाद आपके जो प्रमोशंस हैं वो ओरिजिनल कमिश्नर 1 के रूप में होगा, जो लेवल 12 है। और लेवल 13 में आप 14 साल के आसपास सर्विस के बाद पहुंच पाएंगे। जो लेवल 13 जो काफी अच्छा खासा लेवल है। और जनरली जो हाईएस्ट प्रमोशन है वो लेवल 14 तक, अर्थात ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उस लेवल तक आप पहुंच सकते हैं इसमें। ठीक है। तो ये आपके प्रमोशन पर्सपेक्टिव इसमें काफी अच्छे हैं। अगर आप एओ की बात करें तो इसमें जो आपका लेवल होता है वो लेवल 8 आता है, जिसे पहले जो ग्रेड पे बोला करते थे वो ग्रेड पे 4800 48 वाला ग्रेड पे हुआ करता था। उसके बाद आप प्रमोशन पे लेवल 9 में जाएंगे, फिर लेवल 10 में आएंगे। इस तरह से आपके प्रमोशंस होते हैं। तो अभी हमने देखा पीओ ऑब्लिक अकाउंट ऑफिसर की जो पोस्ट है और जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के जो पोस्ट है, दोनों ही पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है एक ही कंबाइंड नोटिफिकेशन में। जो लोग भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो इस एग्जाम में अपीयर हो और आप आसानी से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 1 सिंगल डे एग्जामिनेशन है। बहुत आसान पेपर जनरली आता है अगर इसको कंपेरिजन किया जाए यूपीएससी सिविल सर्विसेज से, तो आसानी से आप एक बेहतर करियर सिक्योर कर सकते हैं। आप इसमें एज भी कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा है तो उसका भी आप ध्यान रखें। 35 साल मैक्सिमम एज है तो उससे भी आपको एडवांटेज है। और ये हर साल नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो इससे भी आपको ध्यान रखना है कि चूंकि ऑप्शन आया है, एक ऑफर आया है, तो इस ऑफर को अवेल करें। बेस्ट विशेस टू ऑल। आप अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से एग्जाम दें। अगर कोई भी समस्या है तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं। थैंक यू। अगर बुक की बात करें तो राज व्यवस्था के लिए अर्थात पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम की गाइड जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और इकोनॉमिक जो पोर्शन है उसके लिए इकोनॉमिक सर्वे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप करंट अफेयर की बात करें तो उसके लिए कोई भी करंट अफेयर की बुक जो मैगजीन है, मंथली मैगजीन, वो 1 साल का आप देख लें तो आपको काफी फायदा होगा। प्लस जो लेबर लॉ रिलेटेड चीजें हैं उसमें मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के जो वेबसाइट है उससे भी आप देख सकते हैं।